हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से सभी का ऑल इन वन बेस्ट यूट्यूब चैनल पर। मैं नागेश प्रजापत स्वागत करता हूँ और अपन पढ़ रहे हैं RSR। ठीक है, RSR अपना चल रहा था भाई, पार्ट सेकंड इसका चल रहा है। तो पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। कर्मचारी की आयु, देखो क्वेश्चन क्या है भाई। कर्मचारी की आयु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है ना? कौन सा कथन सत्य है? तो एक मिनट रुकिएगा, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो कर्मचारी को वर्ष व माह ज्ञात होने पर माह की 16 तारीख जन्म की दिनांक मानी जाएगी। बिल्कुल मानी जाएगी भैया ना। तो देखो, कर्मचारी की आयु की बात करें RSR में। आर एस आर के अध्याय 2 में है ना। अध्याय 2 के नियम 1 में है ना। अध्याय 2 के नियम 1 में आयु से संबंधित जानकारी दी गई है ना। 7.1 है ना, 7.1। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या मिलता है। कर्मचारी को वर्ष व माह ज्ञात होने पर माह की जो 16 तारीख जन्म की दिनांक मानी जाएगी। देखो, अगर किसी कर्मचारी को वर्ष वर्ष व माह दोनों ज्ञात है अपने जन्म से संबंधित, लेकिन उसे तारीख याद नहीं है, तो उसकी जो तारीख मानी जाएगी वो मानी जाएगी 16 तारीख। तो सही कथन है भाई। तो उस माह की 16 तारीख को उसकी जन्म तिथि मान ली जाएगी। कर्मचारी को वर्ष आयु, देखो अगर वर्ष ज्ञात है और महीना ज्ञात नहीं है, तो जुलाई की पहली तारीख को क्या माना जाएगा भाई? उसकी जन्म दिनांक को माना जाएगा। तो ये कथन भी सही है। कर्मचारी को संभावित आयु ज्ञात होने पर संभावित आयु में नियुक्ति की दिनांक से सेवा अवधि को घटाकर आयु ज्ञात की जा सकती है। अगर मान लो कर्मचारी को केवल संभावित आयु ज्ञात है और उसकी जो नियुक्ति की दिनांक है, उस संभावित आयु में से नियुक्ति दिनांक को घटाकर भी उसकी आप जन्म दिनांक निकाल सकते हैं भाई। और वही इसकी क्या मानी जाएगी? जन्म दिनांक मानी जाएगी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आप लोग सभी, फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह व्यक्ति जो राज्य की सेवा में प्रशिक्षणार्थी चुना जाए, इस काल से संबंधित निश्चित राशि प्राप्त हो, जो जो किसी विभाग में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया गया हो, तो इसे क्या कहेंगे भाई? देखो, जो राज्य की सेवा में है और प्रशिक्षणार्थी है, यानी कि प्रशिक्षण के लिए चुना गया है और इस काल के लिए उसे निश्चित राशि भी दी जा रही है, तो है ना, तो किस विभाग पद पर नियुक्त नहीं किया गया, लेकिन उसे किसी विभाग के पद पर नियुक्त भी नहीं किया गया है, तो ये कहलाएगा शिक्षार्थी। यानी फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि अप्रेंटिसशिप कहते हैं ना, अप्रेंटिस अप्रेंटिस है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। और नियम नंबर 7(2) में इसका उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए। सक्षम प्राधिकारी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सक्षम प्राधिकारी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो कौन सा कथन सही नहीं है, इसका उल्लेख के नियम 7(6) में मिलता है। तो पहला ही कथन क्या है? रॉन्ग है ना। वो पूछ ही क्या रहा है भाई, कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन ही सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि इसका जो उल्लेख है वो अध्याय 1 में नहीं है, वो अध्याय 2 में है। ठीक है, और नियम 7(6) में सक्षम प्राधिकारी का उल्लेख मिलता है, लेकिन यहाँ पर अध्याय 2 आएगा, फर्स्ट नहीं, 1 नहीं आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बाकी सभी ऑप्शन सही है। इसमें राज्यपाल वो ऐसे अधिकारी है जिन्हें इन नियमों के तहत शक्तियां दी गई है। तो देखो, राज्यपाल को इस नियम के तहत शक्तियां दी गई है, और ये जो राज्यपाल होता है, ये एक क्या होता है? ये एक सक्षम प्राधिकारी होता है ना। सक्षम प्राधिकारी होता है, ये सक्षम अधिकारी। और ये जो सक्षम प्राधिकारी होता है, ये कई अधिकारियों को भी इस प्रकार की पावर दे सकता है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये ऑप्शन सही है। और विभिन्न नियमों के तहत सक्षम प्राधिकारियों की नियुक्ति का प्रयोग करने वाले प्राधिकारियों की सूची का जो उल्लेख है, वो परिशिष्ट 9 के भाग 2 में भी है। तो ये कथन भी क्या है भाई? सही है। केवल ये कथन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एस आर के नियमों से संबंधित है ना। आर एस आर आर एस आर के निम्न नियम में असुमिलित है। तो देखो 7(4) में चतुर्थ श्रेणी सेवा से संबंधित है क्या? बिल्कुल है। देखो सात वाले जो सारे जो नियम है वो अध्याय 2 में है। ठीक है, अध्याय 2 में है। ठीक है, ये 7 वाले सारे, और बाकी 1 से लेकर जो 6 तक के नियम है, 1 से लेकर 6 तक के जो नियम है वो अध्याय 1 में है। ठीक है, वो अध्याय 1 में है। देखो बात करते हैं, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। और नियम नंबर 7(6) में सक्षम प्राधिकारी, बिल्कुल। 7(7)(7)(7) तो ये संविधान से संबंधित नहीं है भैया। संविधान से जो संबंधित नियम है वो है 7(3), और 7(7) में है क्या? 7(7) में है आपके संचित निधि। ठीक है, कौन सी निधि? संचित निधि 7(7) में आपको देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, बाकी 7(7) में रूपांतरित अवकाश से संबंधित है, तो ये खत्म भी इसका सही है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला प्रश्न। किसी सेवा में निश्चित रूप से स्वीकृत अस्थायी पदों की संख्या को क्या कहते हैं जिसमें पदोन्नति, नियुक्ति, वरीयता के नियम निर्धारित होते हैं? देखो इसका जो सही आंसर होगा, देखो इसका सही आंसर होगा आपका संवर्ग। क्या होगा भाई? इसका सही आंसर होगा आपका संवर्ग होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। तो किसी सेवा में निश्चित रूप से स्थायी पद, देखो स्थायी पद की बात आ रही है, तो स्थायी पद और जिसमें पदोन्नति, नियुक्ति और वरीयता के नियम भी निर्धारित होते हैं, तो उसे हम संवर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संवर्ग कहते हैं। और संवर्ग का जो उल्लेख है वो नियम नंबर 7(4) में इसका उल्लेख मिलता है संवर्ग का। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर एस आर क्या है भाई? बताइए, बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। आर एस आर क्या है? व्हाट इज द आर एस आर? आर एस आर क्या है? तो ये है राजस्थान सेवा नियम, और ये राज प्रमुख द्वारा निर्मित नियम है। ठीक है, किसके द्वारा? राज प्रमुख द्वारा निर्मित नियम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शन नहीं होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न। आर एस आर के नियम किन पर लागू नहीं होते हैं? तो बताइए भाई, किन पर लागू नहीं होंगे आर एस आर के नियम? आर एस आर के नियम किन पर लागू नहीं होंगे? तो राजस्थान सरकार के विभिन्न पदों पर सेवा में कार्यरत सभी कर्मचारी, तो बिल्कुल इन पर तो आर एस आर के नियम क्या होते हैं? लागू होते हैं। अनुबंध पर नियुक्त कर्मचारी जिन्हें नियमित किया गया हो, इन पर भी क्या होते हैं भाई? तो इन पर लागू होते हैं। लेकिन पूछ क्या रहा है, किन पर लागू नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य जिनका नियमन अनुच्छेद 318 से हो, यानी कि जो आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष इसमें शामिल हैं भाई ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आरएसआर के नियमों में परिवर्तन संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है क्या? नहीं है। देखो आरएसआर के जो नियमों में परिवर्तन और संशोधन करने का अधिकार है वो किसके पास है? तो केंद्र सरकार के पास नहीं है, और ये अधिकार है आपके राज्य सरकार के पास। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो आरएसआर की बात करें तो इसको जो परमिशन चाहिए भैया ना, तो सबसे पहले इनको परमिशन लेनी पड़ती है किससे? वित्त विभाग से। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, वित्त विभाग से है ना। आरएसआर को परमिशन लेना जरूरी है, इसमें कोई भी परिवर्तन करते हैं तो वित्त विभाग की। ठीक है, और इसमें नियमों में संशोधन व परिवर्तन कौन कर सकता है? तो कर सकता है राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार। लेकिन अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसको प्राप्त है भाई? अंतिम व्याख्या आरएसआर की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार है राज्यपाल को। देखो राज्यपाल को नियम नंबर 6 में इसका उल्लेख मिलता है कि जो व्याख्या व्याख्या से संबंधित नियम नंबर 6 है ना, इसमें राज्यपाल उल्लेख कर सकता है आरएसआर का। ठीक है, और ये अध्याय 1 से संबंधित है ना, अध्याय 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन,
राज्य सरकार के पास संशोधन करने का अधिकार है। और देखो संशोधन क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आप खुद देखते होंगे भाई किस किस चीज में संशोधन किया जाता है। तो वेतन में संशोधन होता है, भत्तों में संशोधन होता है, पेंशन में संशोधन होता है, पदोन्नति में भी संशोधन होता है। इस प्रकार के जो सारे संशोधन वो राज्य सरकार करती है, तो यह अधिकार राज्य सरकार के पास है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से आरएसआर, देखो क्वेश्चन पढ़िए, निम्न में से आरएसआर के नियमों में असम्मिलित है। तो क्या असम्मिलित है आरएसआर के नियमों में, देख सकते हैं आप। नियम नंबर 4, नियमों में संशोधित करने की शक्ति है क्या? तो देखो बिल्कुल नियम नंबर 4 में नियमों में संशोधित करने की शक्ति है। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कहता है? वित्त विभाग की सहमति लिया जाना आवश्यक है। मैंने बताया था आपको, ये नियम नंबर 3 में वित्त विभाग की सहमति लिए जाना जरूरी है आरएसआर में। ठीक है, इसके अलावा नियम नंबर 4, नियमों में संशोधित करने की शक्ति किसके पास है? संशोधन करने की शक्ति राज्य सरकार के पास, अभी बताया था मैंने। ठीक है, और नियम नंबर 2 देखो व्याख्या की बात मैंने अभी बताई थी आपको, नियम नंबर 6 में है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और नियम नंबर 2 में क्या है, लेकिन नियम नंबर 2 की बात करें तो नियम नंबर 2 में है भाई आपके प्रभावशीलता की क्या है भाई, इसमें सीमा है ना, प्रभावशीलता की सीमा। तो प्रभावशीलता की सीमा नियम नंबर 2 में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। बाकी नियम नंबर 5 में शक्तियों या अधिकार का प्रगटीकरण है, ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। किस विभाग की सहमति के बिना आरएसआर के नियमों में निहित किसी भी अधिकार शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा? अब बताइए, देखो किस विभाग की सहमति के बिना आरएसआर के नियमों में निहित किसी भी अधिकार या शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा? तो आरएसआर की शक्ति या अधिकार का प्रयोग किस विभाग की परमिशन के बिना नहीं किया जाएगा, ये अभी मैंने आपको बताया था, और ये है वित्त विभाग। कौन सा विभाग? ये है आपका वित्त विभाग। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे, अगला प्रश्न। अर्धवार्षिक आयु, देखो अर्धवार्षिक आयु प्राप्त करने पर कर्मचारी की सेवानिवृत्त होने की दिनांक को माना जाएगा। देखो जब कोई कर्मचारी जब सेवानिवृत्त होता है, उसकी आधी वार्षिक पूरी हो जाती है, ठीक है, वो अपनी आयु को पूर्ण करता है और वो सेवानिवृत्त हो जाता है, तो उस दिनांक को क्या माना जाता है? उसे अकार्य दिवस के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शिक्षार्थी होता है, देखो शिक्षार्थी क्या होता है? नियमित होता है क्या? देखो नियमित तो नहीं होता, अस्थायी, बिल्कुल अस्थायी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अप्रेंटिस होती है शिक्षार्थी में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न, कर्मचारी के शहरी क्षतिपूर्वक भत्ता आता है। कर्मचारी के शहरी क्षतिपूर्वक भत्ता आता है, किसमें आता है भाई, हैं बताइए। कर्मचारी के जो शहरी क्षतिपूर्वक भत्ते हैं वो किसमें आते हैं? वेतन में आते हैं क्या? नहीं, ये आते हैं क्षतिपूर्वक भत्ते में ही आते हैं, है ना। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्षतिपूर्वक भत्ते। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा सक्षम अधिकारी को कार्य करने की शक्तियां प्रदान की गई है? अब सक्षम अधिकारियों से संबंधित आपको बताना है कि निम्न में से किसके द्वारा सक्षम अधिकारी को कार्य करने की शक्तियां प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यपाल के द्वारा सक्षम अधिकारी को कार्य करने की शक्तियां प्रदान की गई है। राज्यपाल एक स्वयं क्या होता है? ये भी एक स्वयं सक्षम प्राधिकारी है ना, और ये अपनी तरफ से अनुमति देकर भी सक्षम अधिकारी बना देता है, तो वो भी उनको भी ये शक्तियां प्रदान कर सकता है राज्यपाल।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अगला प्रश्न है, आरएसआर में सक्षम प्राधिकारी की सूची किस परिशिष्ट में है? तभी अपन ने चर्चा की थी भाई, आरएसआर की जो सक्षम प्राधिकारी की सूची है वो है 9। सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हाँ जी, नियम संख्या 10, नियम संख्या 710 बी है ना, ये बी है ना, 7 बी है ये। किस श्रेणी के अवकाश से संबंधित है? शुल्क अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, इनमें से कोई नहीं है। दैनिक अवकाश, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई अर्धवेतन अवकाश। ठीक है, थर्ड ऑप्शन, यानी कि जो भी एक कर्मचारी होता है उसके निश्चित अर्धवेतन पर अवकाश होते हैं तो उसे वो लेता भी है निश्चित। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। और इसका उल्लेख है 710 में, नियम संख्या 710 बी, अर्धवेतन अवकाश। आरएसआर के नियम 7-8 का संबंध किससे है? अब बताइए, देखो आरएसआर का जो नियम नंबर 7-8 है वो किससे संबंधित है? संविधान से नहीं है। संविधान के लिए मैंने आपको बताया था नियम नंबर 3, 7-3, कर्तव्य। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्तव्य। ठीक है, तो आरएसआर के नियम 7-8 का संबंध है वो है आपके कर्तव्य से, है ना, वो संबंध है आपके कर्तव्य से। और क्षति पूर्वक भत्ते की बात करें तो ये किस में है? क्षति पूर्वक भत्ता ये 7-5 में है। ठीक है, 7-5 में क्षति पूर्वक भत्ता। आयु की बात करें ये 7-1 में है। ठीक है, 7-1 में, तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न। परिवीक्षाधीन व शिक्षार्थी को स्थायी पद पर जब नियुक्त किया जाता है तो उस अवधि को शामिल किया जाता है किसमें? देखो, परीक्षाधीन व शिक्षार्थी को स्थायी पद पर जब नियुक्त किया जाता है तो उस अवधि को कर्तव्य में शामिल कर लिया जाता है। ये ध्यान में रखिए भाई, है ना। तो अभी प्रोबेशन पे है या कोई अप्रेंटिस या शिक्षार्थी है, उसे अगर स्थायी पद मिल जाता है, उसकी जो भी ये परीक्षा दिन यानी कि जो प्रशिक्षण का कार्यकाल है वो भी किस में गिना जाता है? वो कर्तव्य में गिना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, है ना। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, निम्न में से आपको सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है, पद ग्रहण काल को कर्तव्य माना जाता है। तो बिल्कुल, पद ग्रहण काल को क्या माना जाता है? कर्तव्य माना जाता है। सेवा से अवकाश लेने के लिए आज्ञा आवश्यक है, अन्यथा उसे कर्तव्य से अनुपस्थित माना जाएगा। देखो भाई, किसी कर्मचारी को अगर अवकाश चाहिए तो अवकाश लेने के लिए उसे जो भी अपने ऊपर अधिकारियों से आज्ञा लेना आवश्यक है, नहीं तो क्या होगा भाई, नहीं तो उसे कर्तव्य से क्या माना जाएगा? अनुपस्थित माना जाएगा। तो ये कथन भी सही है, तो दोनों कथन सही हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से सही कथन का चयन करें। अब देखो, आपको सही कथन का चयन करना है। पहला कथन है, जयपुर जोधपुर के जो कोषागार से स्थानांतरित अधिकारी के लिए 7 दिवस की अवधि को कर्तव्य माना जाएगा। तो बिल्कुल देखो, जयपुर और जोधपुर की कंडीशन में क्या है भाई, जयपुर जोधपुर के जो कोषागार से अगर कोई स्थानांतरित होता है कर्मचारी या अधिकारी, तो उसके लिए 7 दिवस की अवधि को क्या माना जाता है? कर्तव्य माना जाता है। यानी कि जो स्थानांतरित में जो समय लगता है उसमें आने जाने में, इसको 7 दिन तक, उसे अवधि को क्या माना जाता है? कर्तव्य में माना जाता है। नेक्स्ट कथन की बात करें तो जोधपुर जयपुर के अलावा, देखो जोधपुर और जयपुर के अलावा की बात करें तो अन्य जिलों से स्थानांतरित अधिकारियों के लिए 3 दिवसीय, है ना, केवल उनके लिए 3 दिवस की अवधि को क्या माना जाता है? कर्तव्य माना जाता है। तो दोनों कथन सही हैं यहाँ पर, है ना। एक तरफ जयपुर जोधपुर में 7 दिवस और अन्य जिलों में 3 दिवस को कार्य दिवस यानी कि कर्तव्य माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य में शामिल नहीं है? तो कर्तव्य में कौन शामिल नहीं है?
कार्यालय से निवास और निवास से कार्यालय की यात्रा। देखो, कार्यालय से आप जा रहे हो निवास, शाम शाम को जब छुट्टी होती है तो कार्यालय से जाते हो निवास, ठीक है, और सुबह वापस निवास से आप जाते हो कार्यालय। तो इस बीच का जो पीरियड होता है, इस बीच को जो पीरियड होता है उसे कर्तव्य में शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। उससे क्या कर्तव्य में शामिल नहीं किया जाता, इसका जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, है ना। तो इसे कर्तव्य में शामिल नहीं किया जाता। अवकाश से लौटने पर, कार्यभार ग्रहण करने के बाद वाले दिन, बिल्कुल ये कर्तव्य में शामिल है। नियमित होने पर परीक्षाधीन सेवा प्रशिक्षणार्थी के रूप में व्यतीत की गई सेवा अवधि भी, बिल्कुल ये भी कर्तव्य में शामिल है। कार्यालय में उपस्थिति की अवधि भी कर्तव्य में शामिल मानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न नियमों में असुमिलित है। देखो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नियम नंबर 7 में संचित निधि है क्या? बिल्कुल है। नियम नंबर 7 में रूपांतरित अवकाश है क्या? बिल्कुल। नियम नंबर 7-8 में संवर्ग है? नहीं है भैया ना। नियम नंबर 7-8 में संवर्ग नहीं है, इसमें है कर्तव्य। और संवर्ग किसमें है ये मैंने बताया था आपको नियम नंबर 7-4 में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन ही हो जाएगा। और नियम नंबर 7-9 किससे संबंधित है? शुल्क से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नियम के तहत राज्य सरकार की स्वीकृति निम्न में से किस नियम के तहत राज्य सरकार स्वीकृति दे सकती है जिसमें भारत में प्रशिक्षण कर्तव्य की अवधि मानी जाएगी? देखिए भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, निम्न में से किस नियम के तहत राज्य सरकार स्वीकृति दे सकती है जिसमें भारत में प्रशिक्षण कर्तव्य की अवधि मानी जाएगी? यानी कि जो कौन से नियम के तहत राज्य सरकार स्वीकृति देती है भाई, ताकि उस प्रशिक्षण को कर्तव्य में माना जाएगा, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 7-8 बी, ठीक है, क्योंकि कर्तव्य से संबंधित ये और इसमें 7-8 बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को लाइक किया करें भाई। और आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस कवर, एमसीक्यूज अपना चल रहे हैं भाई, ना। पूरा अच्छे तरह से आपका टेस्ट भी जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, और आपका यहाँ पर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसका सिलेबस भी यहाँ पर कवर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसका सही आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे साथी तो बिल्कुल जुड़े रह सकते हैं भैया ना। निम्न में से किस प्रशिक्षण को कर्तव्य अवधि में स्वीकार किया जाएगा? देखो, कब कर्तव्य अवधि की बात हो रही है। प्रशिक्षण की अवधि की 10 माह को, देखो, प्रशिक्षण की अवधि की 1 वर्ष से कब अवधि को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। निम्न में से किस प्रशिक्षण को कर्तव्य अवधि में स्वीकार किया जाएगा? तो देखो, इसको स्वीकार किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि 1 वर्ष की कम अवधि वाले को प्रशिक्षण को कर्तव्य में स्वीकार किया जाता है। तो ये 1 वर्ष से कम है ना भाई, 10 माह। सरकार के लिए कर्मचारी को प्रशिक्षण करवाना अनिवार्य हो तो ये भी किया जाएगा भाई। और तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षण हो तो ये गलत है। आप किसी विशेष फील्ड में अगर डिग्री लेना चाहते हो तकनीकी फील्ड में, तो उसे भाई कर्तव्य में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी दोनों फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। चलिए, अगला प्रश्न। हाँ जी, अगला प्रश्न है, राजपत्रित अधिकारी में शामिल है। तो राजपत्रित अधिकारी में कौन शामिल है? अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी शामिल है क्या? बिल्कुल। अनुबंध वाला व्यक्ति जिसे सरकार ने राजपत्रित मान भी लिया हो, ये भी इसमें शामिल है। सरकार द्वारा राजपत्रित घोषित पद पर कार्य करने वाला कर्मचारी भी इसमें शामिल है, ठीक है। इस प्रकार से तीनों इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ये तीनों क्या है? राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भाई, संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त राशि जो किसी अशासकीय संस्था के लिए किए गए कार्य एवज में प्राप्त की जाती है, वो राशि क्या कहलाती है?
तो वो राशि शुल्क कहलाती है। देखो, संचित निधि से अतिरिक्त, संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त जो राशि होती है, जिन्हें अशासकीय संस्था के लिए किए गए कार्यों की एवज में प्राप्त की जाती है ये राशि, और ये राशि शुल्क कहलाती है। और शुल्क का जो उल्लेख मिलता है वो नियम नंबर आपको बताए तो भाई 7-9 में मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्न में से असम्मिलित है 7-10 शुल्क से संबंधित है क्या? अरे नहीं है, पहला ऑप्शन ही असम्मिलित है। ठीक है, 7-10 में क्या है फिर? 7-10 में क्या है फिर? तो 7-10 में है भाई आपके, देखो 7-10 का की बात करें तो इसमें राजपत्रित अधिकारी आते हैं, है ना। 7-10 का में 7-10 में अर्ध वेतन अवकाश आता है। 7-11 में विभागाध्यक्ष भी आता है, और 7-10 में आता है वैदेशिक सेवा, है ना। इसमें आता है वैदेशिक सेवा। और जो शुल्क आता है वो शुल्क आता है आपके 7-9 में। अभी बात की थी 7-9 में आता है शुल्क। ठीक है, और शुल्क क्या होता है? जो संचित निधि के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय राशि होती है भाई, वो शुल्क में आती है ना, जिसमें अप्रशासनिक कार्य होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है, वैदेशिक सेवा में कर्मचारी अपना वेतन भत्ते किससे प्राप्त करते हैं? वही बात है भैया ना, वैदेशिक सेवा नियम नंबर कौन सा? 7-10। और वैदेशिक सेवा में कर्मचारी अपना वेतन और भत्ता किससे प्राप्त करते हैं? तो किस प्रकार का वेतन भत्ता नहीं मिलता? तो ये बात तो गलत है भाई, वेतन तो मिलता है, सरकार की संचित निधि से भी नहीं मिलता। सरकार से की संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोत से इनको मिलता है भाई अपना वेतन और भत्ता। थर्ड ऑप्शन, तो संचित निधि से नहीं मिलेगा इनको, ये ध्यान में रखना। सरकार की संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से इनको अपना वेतन और भत्ते मिलते हैं, जो भी वैदेशिक सेवा में कर्मचारी होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। निम्न में से कौन सा शुल्क में शामिल नहीं है? तो कौन सा शुल्क में शामिल नहीं है? तो देखो, संपत्ति से प्राप्त आय तो ये भी शुल्क में शामिल नहीं है, किराए से प्राप्त आय ये भी शुल्क में शामिल नहीं है, ब्याज नहीं है, शुल्क भी नहीं है, और अनुपार्जित आय भी शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन। तो दोनों ये सभी शुल्क में शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, सेवा के दौरान कर्मचारी को प्राप्त अर्जित ज्ञान की सहायता से साहित्यिक, सांस्कृतिक या कलात्मक प्रयासों से प्राप्त आय कहलाती है। देखो, सेवा के दौरान यदि कर्मचारी अपने अर्जित ज्ञान से, ठीक है, वो अपने जो अर्जित ज्ञान है उसने सेवा के दौरान जो भी अर्जित ज्ञान है उसकी सहायता से उसने साहित्य, सांस्कृतिक या कलात्मक प्रयासों में आय प्राप्त की है, तो उसे भी शुल्क माना जाता है। क्या माना जाता है भाई? उसे उसे शुल्क माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। शर्त यहाँ पर यह है भाई, कर्मचारी ने जो भी वो फील्ड में काम कर रहा है उसी से उसने अर्जित ज्ञान किया है, और उसी की सहायता से उसने साहित्य, सांस्कृतिक, कलात्मक प्रयासों में आय भी उसने आय प्राप्त की, उसे शुल्क माना जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कर्तव्य में माना जाएगा। देखो, कर्तव्य में क्या माना जाएगा? पद पर नियुक्ति के आदेश पद पर नियुक्ति के आदेश एपीओ की प्रतीक्षा में व्यतीत अवधि को कर्तव्य में माना जाता है। ठीक है, विभाग द्वारा स्वीकृत विभागीय परीक्षा में व्यतीत अवधि भी किसे माना जाता है? ये भी कर्तव्य में। अगर किसी विभाग के द्वारा अगर वो विभागीय परीक्षा में शामिल हो रहा है तो उसके बीच की जो अवधि भी होगी वो भी कर्तव्य में मानी जाएगी। प्रशिक्षण की प्राप्ति पर राज्य की सेवा में आने का अधिकारी, देखो अगर कोई व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करता है और वो राज्य की सेवा में आने का अधिकारी है तो ठीक है, तो बिल्कुल है, तो वो राज्य सेवा में जब आने का अधिकारी है तो प्रशिक्षण प्राप्त अवधि से नियुक्ति के बीच की अवधि, देखो जब से प्रशिक्षण प्राप्त होगा, प्रशिक्षण समाप्त होने की जो प्रशिक्षण समाप्त होने से और सेवा की अवधि, प्रशिक्षण प्राप्त से लेकर सेवा की अवधि के जो बीच का पीरियड है ना भाई, वो भी कर्तव्य माना जाएगा, है ना। क्या माना जाएगा? कर्तव्य माना जाएगा। तो इस प्रकार से सभी को कर्तव्य में इसमें शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है, मंत्रालय सेवा वर्ग के किन पदों को राजपत्रित घोषित किया गया है? मंत्रालय की बात हो रही है ना। मंत्रालय सेवा वर्ग के किन पदों को राजपत्रित घोषित किया गया है? तो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मंत्रालय सेवा वर्ग का राजपत्रित अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी भी होता है और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भी होता है और निजी सचिव भी होता है, यानी कि सभी होते हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ये सभी क्या है भाई? ये सभी राजपत्रित अधिकारी हैं मंत्रालय सेवा वर्ग के। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आरएसआर के निम्न नियमों में कौन सा असुमिलित है? 7-10 में अर्ध वेतन अवकाश है, 7-11 में विभाध्यक्ष है, 7-12 में सार्वजनिक अवकाश है और लेकिन 7-13 में पद ग्रहण काल नहीं है। जो ये पद ग्रहण काल है वो 7-14 में है ना। नियम नंबर 7-14 और नियम नंबर 7 अध्याय 2 में आता है। पूरा जो केवल अध्याय 2 में एक ही नियम है 7 और इस 7 के बहुत सारे उप नियम बने हुए हैं, वो सभी किस में आते हैं? अध्याय 2 में आते हैं। और पद ग्रहण काल आता है 7-14 में। 7-13 में फिर क्या आएगा? 7-13 में आएगा मानदेय, है ना। 7-13 किससे संबंधित है? मानदेय से संबंधित है। तो इसका तो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मंत्रालय वर्ग का राजपत्रित पद नहीं है? देखो यहाँ पर बात हो रही है राजपत्रित पद नहीं है, कौन से वर्ग का? मंत्रालय वर्ग में नहीं आना चाहिए। तो देखो सामाजिक सुरक्षा अधिकारी ये तो है मंत्रालय वर्ग का राजपत्रित अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें शामिल है। संविदा कर्मी जिसे सरकार ने राजपत्रित में दर्जा दिया गया हो, इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। देखो संविदा कर्मी जिसे सरकार ने राजपत्रित में दर्जा दिया गया हो, ये राजपत्रित अधिकारी तो है लेकिन ये मंत्रालय वर्ग का नहीं है। कौन से वर्ग का नहीं है? मंत्रालय वर्ग का नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायक भी इसका क्या होता है भाई? ये भी मंत्रालय वर्ग का एक राजपत्रित अधिकारी होता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्ध वेतन अवकाश से संबंधित में कौन सा सही है? तो अर्ध वेतन अवकाश के संबंध में कौन सा सही है? तो दोनों कथन इसके सही है ना। इसका उल्लेख नियम नंबर 93 में है। ठीक है, अर्ध वेतन अवकाश से संबंधित का जो उल्लेख मिलता है वो नियम नंबर 93 में मिलता है। कर्मचारी प्रत्येक वर्ष निश्चित संख्या में अर्ध वेतन अवकाश अर्जित भी करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि दोनों कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका भाई अंतिम क्वेश्चन है आज का। ठीक है, ये भाग 2 है अपना आरएसआर वाला। ठीक है, और आरएसआर के आगे भी भाग लाएंगे ताकि आपका आरएसआर पूरा एमसीक्यू से अपन कवर कर लेंगे भाई, है ना, ताकि आपके यहाँ पर 75 नंबर आपके खड़े हो जाएंगे, यानी कि 25 क्वेश्चन आएंगे और 75 नंबर आपके खड़े हो जाएंगे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। जिसने कभी नहीं पढ़ा हो तो वो बिल्कुल पढ़ सकता है, क्योंकि अपन पूरा सिलेबस या टॉपिक कवर करते हुए चल रहे हैं भाई, है ना। पूरा एमसीक्यू उसी के आधार पर डिजाइन किए गए हैं भाई, है ना। राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 की प्रथम अनुसूची में दर्शाए गए पद को धारण करने वाले व्यक्ति जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं वो संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए? राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 की प्रथम अनुसूची में दर्शाए गए पद को धारण करने वाले व्यक्ति जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं वो है, देखो यहाँ राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 की प्रथम अनुसूची की बात हो रही है और ये एक राजपत्रित अधिकारी भी है। तो इसमें है राजस्थान पुलिस सेवा, ठीक है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा और राजस्थान लेखा सेवा, तीनों शामिल हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आरएसआर के साथ। ठीक है, तो जो भी साथी है बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और शेयर भी करते रहें भाई क्लास को। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद। टेलीग्राम में का लिंक आपको पीडीएफ में मिल जाएगा भाई, सॉरी टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पीडीएफ वहां से आपको मिल जाएगी। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है डिस्क्रिप्शन में जाकर। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं
नेक्स्ट पार्ट में।